हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फ्रंटियर। आज देखो, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है पैलेट गन के ऊपर। तो ये न्यूज़ में क्यों है इसको देखेंगे। एंड जो दिल्ली में जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें दिल्ली पुलिस ने कुछ मेजर्स यूज करे थे। वायलेंस जो वहाँ पे वायलेंस हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए और क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी ये मेजर्स हमेशा यूज करती रहती है, जो स्टेट पुलिस होती है या दिल्ली पुलिस हो गई। इस तरह के जहाँ पे भी राइट्स हो रहे हैं या जहाँ पे भी बहुत ज्यादा क्राउड है, तो इसको देखेंगे कि ये कौन से ऐसे वेपन्स होते हैं जो पुलिस यूजुअली यूज करती है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। और जो पैलेट गन पे जो जजमेंट आई है ये क्या है। एंड इसको अभी रिसेंटली जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उन्होंने भी इस इश्यू को रेज किया था कि दिल्ली पुलिस ने किस तरह से जो वहाँ पे प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर इसका यूज किया है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड लॉ है इंडिया में वो क्या है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली क्या बोला है। ऑलराइट, ओके। तो अगर क्राउड कंट्रोल की बात की जाए या क्राउड मैनेजमेंट के लिए यूजुअली जो पुलिस होती है या जो भी एजेंसीज होती हैं वो जनरली जो दो वेपन्स का सबसे ज्यादा यूज करती है वो एक तो है टीयर गैस, राइट, और दूसरी है हमारी पैलेट गन्स। तो ये हमेशा ही न्यूज में रहती है, टीयर गैस जिसको हम लोग आंसू गैस भी बोलते हैं एंड पैलेट गन्स हो गया। तो इनके बारे में वन बाय वन देखेंगे कि टीयर गैस सबसे पहले क्या होती है। तो अगर देखो टीयर गैस की बात की जाए तो ये सबसे पहले फ्रांस के द्वारा यूज करी गई थी 1912 में, राइट, अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए। फिर उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर वन में जब हुआ तो उसमें भी इसका यूज हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे ये पुलिस के पास आ गई और पुलिस यूजुअली इसको जहाँ पे भी राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं या भीड़ बहुत ज्यादा है तो वहां पे उसको कंट्रोल करने के लिए ये आंसू गैस का या टीयर गैस का यूज करने लग गए। तो ये वहां से ये नॉर्मल हो गया ये चीज। अभी इसका अगर बात करें कि एग्जैक्टली जो टीयर गैस है वो होती क्या है, तो देखो एक तरह की ये लैक्रिमेंटल एजेंट होती है। ये आग की जो लैक्रिमेंटल ग्लैंड होती है उसको प्रोवोक करती है, राइट, और उसकी वजह से आंसू आने लग जाते हैं, जो कंटिन्यूअसली आंसू बहते हैं वो इसी की वजह से होता है। और इसमें देखो अगर इसका असर देखा जाए तो ये 20 से 30 मिनट तक रहता है। मैक्सिमम इसका असर 30 मिनट तक रहता है। अगर इसमें अगर जैसे ज्यादा कुछ इसमें, क्योंकि ये एक केमिकल वेपन होता है, राइट, तो इसमें क्या होता है कि अगर इसका यूज हो रहा है जहाँ पे, तो वहां से तुरंत हटना चाहिए, क्योंकि इससे जो आई में इरिटेशन हो सकती है। और जो आंसू बह रहे हैं वो कंटिन्यूअसली बहेंगे तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर यहाँ पे और भी इसके साइड इफेक्ट हैं, जैसे वायलेंट कफिंग हो सकती है, स्किन बर्निंग भी हो सकती है, टेम्पररी लॉस ऑफ विजन होता है। एंड इनफैक्ट अगर इससे बहुत ज्यादा, अगर इससे किसी को कोई इन्फ्लुएंस होता है या बहुत ज्यादा किसी किसी पे इसका इफेक्ट होता है तो फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये इतना ज्यादा एक तरह से लीथल वेपन होता है। यूज तो इसको नॉन लीथल केमिकल वेपन के तौर पे करा जाता है, लेकिन इसका अगर एक हम या ज्यादा कोई इसके संपर्क में आ जाए अगर, तो उस पे इसका बहुत ज्यादा गलत इफेक्ट भी होता है, राइट। उसके बाद में अगर इसकी हेल्थ वल्नरेबिलिटीज की बात करी जाए कि अगर इसको बहुत लॉन्ग टाइम पे तक एक्सपोजर होता है तो इससे क्या होगा। तो इसका देखो बच्चों को इससे दूर रखना चाहिए और जो एल्डरली जो सिटीजन्स है उनको भी इससे दूर रखना चाहिए। अदरवाइज उनको जो अस्थमा की बीमारी है वो प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। और भी बहुत सारे हेल्थ रिस्क हैं जो हो सकते हैं। तो इस वजह से इसके काफी अगर साइड इफेक्ट बोला जाए तो काफी ज्यादा है। अब अगर देखो इस आंसू गैस जो होती है इसकी अगर टाइप्स की बात की जाए तो ये यूजुअली दो टाइप की होती है। एक तो होती है सीएस गैस और दूसरी होती है सीएन गैस। सीएस गैस का जो यूज है वो इंडिया में ज्यादा होता है। और इसका अगर यूज देखें जहाँ पे इसका यूज होता है उसकी वजह से जलन ज्यादा होती है, राइट। लेकिन अगर जो सीएन गैस है, क्योंकि दो टाइप की होती है सीएस गैस और सीएन गैस, तो सीएन गैस जो होती है, सीएन गैस जो होती है वो ज्यादा टॉक्सिक होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि उसका स्किन पे ज्यादा डीप असर होता है। लेकिन इंडिया में जो हमारे यहाँ पे यूज होता है वो सीएस गैस का ज्यादा यूज होता है, राइट। और अगर इसकी बात करी जाए कि ये बनती कहाँ पे है, तो देखो ऐसा तो है नहीं कि इसको हर जगह बनाया जा सकता है। तो ग्वालियर में जो बीएसएफ कैंप है वहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये टीआर स्मोक यूनिट है, वहाँ पे इसका यूजुअली प्रोडक्शन होता है। तो इसको बहुत सेफ्टी के साथ बनाया जाता है। बट ये जब भी भीड़ में यूज किया जाता है तो जो भी वहाँ पे क्राउड है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो इसलिए वहां से तुरंत हटना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि इनका अगर यूज हो रहा है तो सिर्फ आंसू ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं।
अब उसके बाद जो दूसरा हमारा वेपन है, उसकी अगर बात की जाए, वो है हमारा पैलेट गन्स, राइट? इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है, तो वो भी देखेंगे। ओके, तो पैलेट गन्स देखो होती क्या है, तो सबसे पहले तो एक शॉर्ट गन्स होती हैं, जिनसे जो मेटल और प्लास्टिक की जो पैलेट्स हैं, उनको एक तरह से बोले तो फायर किया जाता है, और ये भी एक लेस लीथल वेपन की कैटेगरी में आता है। और जनरली इसको जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंट राइट्स हो रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा फैटिलिटीज़ होने की वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहाँ पे पुलिस इसको यूज़ करती है। लेकिन देखो इसका इम्पैक्ट भी काफ़ी होता है, क्योंकि अभी जब राहुल गांधी एक पर्सन को लेके आए थे और उसको दिखा रहे थे कि उसके जो पूरी बॉडी में जहाँ पे उसको पैलेट गन लगी हुई थी, कितना सेवेरली वो इंजर्ड था, उसको बहुत पूरी उसकी बॉडी में इंजरी थी, राइट? तो इसका बहुत सेवेरली इम्पैक्ट होता है। तो ये भी एक तरह से है तो लेस लीथल वेपन, लेकिन ये काम काफ़ी खतरनाक करता है। अब देखो इसका जो सबसे बड़ा जो मेजर अगर क्रिटिसिज्म देखा जाए कि क्या है, तो इसका है कि जैसे पुलिस इसको जैसे शॉट करना वहाँ पे जैसे फायर करना शुरू करती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि जो वहाँ पे सारे लोग हैं वो प्रोटेस्टर्स ही हों, कुछ हो सकता है कि इनोसेंट भी हों, जो प्रोटेस्टर्स नहीं है खड़े हैं, लेकिन गलती से उनको भी लग सकती है ये। तो इसका एक क्रिटिसिज्म यही होता है कि ये इनडिस्क्रिमिनेट बेसिस पे जो टारगेट करती है, और इससे जो इनोसेंट होते हैं उनका बचना इम्पॉसिबल होता है, राइट? और दूसरा जो इसका अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करी जाए, तो इसके अगर तो सबसे पहले तो इसमें परमानेंट जो आई इंजरी है, वो हो सकता है। टोटल ब्लाइंडनेस हो सकती है इसकी वजह से, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन इंजरी हो सकती है, ओकेशनल जो फैटलिटीज़ होती हैं, मतलब डेथ भी हो सकती है इसके थ्रू, राइट? तो ये इतना ज़्यादा सीरियस एक तरह का वेपन है, बट इसको क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जब भी बिगड़ता है, तो पुलिस के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो पुलिस जनरली इसको यूज़ करती है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, वो अभी क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इसको यूज़ किया था रिसेंटली, जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुए थे, उसकी वजह से आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ अपनी की रूलिंग्स दी हैं, उनमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इसमें देखो पहला पॉइंट है नो ब्लैंकेट बैन। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, क्योंकि वो जो पिटीशन था वो उसने बोला था कि इसमें बैन लगाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसके लिए भी एब्सोल्यूट बैन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो काम है ये सरकार का है। अगर सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है, बट सुप्रीम कोर्ट भी इसमें ऐसा कंप्लीटली बैन नहीं कर सकता, राइट? नोटिंग दैट एग्जिस्टिंग बीपीआरडी एडवाइजरीज अलाउ पैलेट गन्स इन एक्सेप्शनल सिचुएशन। और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरली बोला है कि ये एक्सेप्शनल जो सिचुएशंस होती हैं उनके लिए है, यूजुअली ये जनरली यूज नहीं होता है, राइट? उसके बाद अगर ग्रेडेड रिस्पॉन्स देखें, तो फोर्स मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट स्टैच्यूटरी हायरार्की। तो इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको ये जो पैलेट गन्स हैं इनको तभी यूज करना चाहिए जब बाकी के जो आपके पास मेजर्स हैं वो कंप्लीटली फेल हो चुके हैं, राइट? क्योंकि ये काफी लीथल होता है, ऐसा नहीं है कि इससे कोई भी इंजरी नहीं होती है, बस थोड़ी देर के लिए। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि आप इसको जब जब यूज करिए जब आपके पास कोई और तरीका नहीं बचा है, राइट? उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सेंटर को डायरेक्ट करा है कि आप एक रैपिड एक्शन फोर्स बनाइए, और जो भी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहे थे उनकी प्रॉपर स्क्रूटनी करवाइए कि वहां पे क्या हुआ है और किस तरह से ये यूज हुआ है, राइट? उसके बाद कुछ सेफ गार्ड भी प्रोवाइड करे गए हैं, जैसे जिनको प्रॉब्लम हुई है इसकी वजह से उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया जाए, जो भी इंजर्ड हुआ है। और जो लॉ एनफोर्समेंट ड्यूटीज हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज करा है। और उसमें भी उन्होंने बोला है कि ये क्योंकि वहाँ पे सडन पब्लिक जो डिसऑर्डर हुआ था, इसकी वजह से पुलिस को इसको यूज करना पड़ा, और वो भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू अंडर आर्टिकल 21 उसके अंदर आता है। तो इस ये काम देखो ये सेंटर को भी देखना पड़ेगा कि अगर एक्सेसिव फोर्स वहाँ पे यूज की गई है कि नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सेसिव फोर्स यूज करने का मैटर है वो अंडर आर्टिकल 21 के अंदर आएगा, राइट? अब उसके बाद में इसके कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स देखें कि जो पैलेट गन्स है, इसके आर्गुमेंट, इसके अगेंस्ट में कुछ आर्गुमेंट्स हैं, और इसके फेवर में भी कुछ आर्गुमेंट है, राइट? तो देखो इसके फेवर में अगर इसके आर्ग्यूमेंट की बात करी जाए, तो सबसे पहले तो लिथैलिटी एंड सेफ्टी। तो अगर लीथल की बात करी जाए, तो ये इतना मतलब सिग्निफिकेंटली लेस लीथल देन स्टैंडर्ड लाइव एम्यूनेशन ड्यूरिंग एग्रेसिव मॉब वायलेंस। तो अगर आप डायरेक्टली गन चला रहे हो उससे तो ये कम लीथल होता है, राइट?
और उसके बाद अगर इसके अगेंस्ट देखा जाए तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस करा कि इसमें ब्लाइंडनेस का खतरा होता है, लाइफ लॉन्ग फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं, तो ये है। उसके बाद पब्लिक ऑर्डर की अगर बात करी जाए तो डिटर्स एक्सट्रीम मॉब एग्रेशन। अगर कहीं पे बहुत ज्यादा दंगे हो रहे हैं और वहां पे पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उसको ये यूज करना पड़ेगा, राइट। कहीं पे भी अगर सिक्योरिटी पर्सनल को कोई अगर हार्म कर रहा है वहां पे, जैसे अभी इस बार बहुत सारे जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनको चोट भी आई, कुछ को तो बहुत सीरियस इंजरीज हुई थी, राइट। तो इस सिचुएशन में पुलिस को इसको यूज करना पड़ता है। उसके बाद अगर इसके अगेंस्ट में देखा जाए तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी फायरिंग, जैसे हम लोगों ने देखा तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती है, क्योंकि आप क्राउड कंट्रोल करने के लिए जब भी आप इस तरह की गन्स का यूज करते हो तो वहाँ पे जो इनोसेंट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसकी रेंज में आते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट अगर यहाँ पे देखा जाए तो सब स्टेट इंटरेस्ट अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन असेंबली, आर्टिकल 19(2), ठीक है। तो ये स्टेट का जो इंटरेस्ट है उसको ये प्रिवेंट करता है। लेकिन अगर जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात होती है और वायलेट्स ऑफ राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21, तो अभी ये डॉक्ट्रिन क्या होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन इसमें जो राइट टू लाइफ है उसको भी कहीं ना कहीं ये वायलेट करती है। तो ये कुछ इसके फॉर एंड देखा जाए तो अगेंस्ट इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं। उसके बाद अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखा जाए तो क्या है, तो ये जो डॉक्ट्रिन है ये अंडर आर्टिकल 21 आती है, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, जैसे हम लोगों ने एक प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी एआई की, जो बनाई थी जो जिसमें दिल्ली पुलिस ने एआई का यूज करा था वहां पे सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, उसमें भी हम लोगों ने इस डॉक्ट्रिन के बारे में देखा था, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि इसमें कौन कौन से जैसे रेशनल जो लेजिटिमेट गोल होना चाहिए, रेशनल कनेक्शन, नेसेसिटी होना चाहिए, तो ये सारी चीजें वहां पे हम लोगों ने देखी थी, राइट। Disproportionate or indiscriminate force against civilian assemblies infringes fundamental guarantees under Article 19(b) and 21। उसके बाद इसमें अगर कंक्लूजन देखा जाए कि ये कंक्लूजन यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले तो अचीविंग इक्विलिब्रियम बिटवीन मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर कहीं पे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है और साथ साथ में जो फंडामेंटल राइट है उनका भी वायलेशन नहीं होना चाहिए, तो पुलिस जब भी इस तरह के वेपन्स को यूज करे तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों में बैलेंस करके रखे, राइट। तो ये इसके बारे में पूरा था इस लेक्चर। थैंक यू सो मच।